गुड इवनिंग एवरीवन। सो पिछ कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कंडीशंस के बारे में। इवैल इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट के दो आर्ग्यूमेंट सिप और एंड। इसके रिलेटेड हम लोगों ने दो क्वेश्चन भी किए थे और साथ में हमने ये भी देखा कि इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट की वैल्यू किस में डेटा टाइप में स्टोर होती है, उसको टाइप कास्ट कैसे करते हैं और डायनामिक टाइपिंग क्या होती है। ओके। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशंस। हमने पढ़ लिए तो हम आज पढ़ेंगे नेस्टेड कंडीशनल्स। नेस्टेड कंडीशनल्स के कंसेप्ट करेंगे, पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे सीक्वेंस डेटा टाइप पर, जैसे स्ट्रिंग लिस्ट। और उसी के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फॉर लूप। फॉर लूप से इंट्रोडक्शन आज आपका हो जाएगा। एक बार फॉर लूप हो गया और नेस्टेड फॉर लूप हो गया तो उसके बाद डे 5 तक आप लोगों को पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन एक दो करवा दूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो कंडीशंस में का हम लोगों ने क्या समझा था, कंडीशंस क्या होते हैं। कंडीशंस आर बेसिकली जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो कोड में। ठीक है, आप इफ लगाते हो, इफ कंडीशन इज दिस देन ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एलिफ मतलब अगर इफ की कंडीशन मीट नहीं हुई है तो एलिफ पे चेक करेंगे कि उसकी कंडीशन मीट हो रही है या नहीं, और उसकी कंडीशन मीट हो रही है तो उसका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो हम लोग क्या करते थे, एल्स पे आएगा वो। एल्स पे बाकी जितनी भी कंडीशन है वो इवेल्युएट होती हैं। सो कल हम लोगों ने इफ, एल्स और एलिफ पढ़ा था। अब मान लीजिए आपको बोला गया है कि एक कंडीशन है, ठीक है, और उसी के ऊपर एक दूसरी कंडीशन रिलाई कर रही है, तो आप उसको कैसे इवेल्युएट करोगे। वहां पे हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड कंडीशंस बोलते हैं ना, क्यों? कंडीशंस वो थे और एक कंडीशन के अंदर एक कंडीशन डाल दी, देन नेस्टेड कंडीशन हो गई। नेस्टेड का मतलब होता है जब एक के अंदर एक आ जाए। हम लोग लूप के अंदर एक और लूप डालते हैं तो उसको भी नेस्टेड लूप कहेंगे। आगे लूप पढ़ाऊंगा तो इसमें नेस्टेड फॉर लूप और नेस्टेड व्हाइल लूप दोनों के कंसेप्ट आते हैं। तो नेस्टेड कंडीशंस को हम लोग लिखते कैसे हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आप लोग इनपुट ले रहे हो किसी के एज का। एंटर योर एज। अब आप लोग को ये चेक करना है, मान लीजिए कि वो 18 से ऊपर है या नहीं, है ना। तो आप लोगों ने सिंपल डाला इफ सॉरी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन प्रिंट सॉरी, इसमें हम लोग अभी पास लगा देते हैं। अगर आप लोग को पास कीवर्ड नहीं पता है तो पास कीवर्ड, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई, माय बैड। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मैंने पहले तो इनपुट लिया एज का। एक इंट इनपुट एंटर योर एज। सो हम लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप में एक इनपुट लिया कि बंदे की एज क्या है। उसने एंटर की, मान लीजिए 19 का है। तो फिर क्या हुआ, इफ लगा। इफ में उसने कंडीशन क्या चेक की, इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो अगर बंदे ने 19 डाला है तो ये वाली कंडीशन पास हो जाएगी, तो हम इफ के कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर इफ की कंडीशन पास नहीं हुई तो हमारे पास दूसरा एग्जीक्यूशन मेथड क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, वो है सिर्फ एल्स। यहाँ पे अगर हम एलिफ लगा के उसमें कोई कंडीशन डालते तो वो एग्जीक्यूट होती, पर हमने एलिफ लगाया नहीं है। तो बाकी जितनी भी कंडीशन आ सकती हैं वो अब एल्स में एग्जीक्यूट हो जाएंगी।
तो यहाँ पे हम मैंने एक कीवर्ड यूज किया है, पास। पास कीवर्ड होता क्या है? पास कीवर्ड बेसिकली जब आप इफ एल्स और ये सब लगाते हो, तो प्रोग्राम लैंग्वेज जो है, वो जो एनवायरनमेंट है, आपका कोडिंग एनवायरनमेंट है, वो आपको मैंडेट करता है, जरूरी कर देता है कि आप उसमें कोई कोड लिखो। मैं अगर कोड यहाँ पे नहीं लिखूंगा और मान लीजिए फिर मैं इसको एक्सिक्यूट करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, इंडेंटेशन एरर। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई कोड लिखा ही नहीं है मैंने, और ये कंप्यूटर समझ ही नहीं पा रहा है कि इसने कोलन दिया है, इसने इफ लगाया, इसने कंडीशन डाली, इसने कोलन दिया, फिर आगे मेरे को कोई कोड दिख क्यों नहीं रहा है इंडेंटेशन पे, मतलब स्पेस देके कोई कोड क्यों नहीं लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मैंने बोला कि मैं यहाँ पे कोई कोड लिख भी दे रहा हूँ, मैंने मान लीजिए प्रिंट लगा दिया, सेम बात। तो होता ये है, अगर आपको सिर्फ एक प्लेस होल्डर वैल्यू चाहिए, कि मतलब आप अभी कुछ प्रिंट ना करो, बस ये हो जाए कि आपने जो इफ एल्स लगाया है वो बिना किसी एरर के एग्जीक्यूट हो जाए, या फिर आपने कोई फॉर लूप लगाया उसके अंदर भी आप कुछ चाहते हो कोड एग्जीक्यूट करना, तो वो बिना एरर के एग्जीक्यूट हो जाए और बाद में आप लिख दो। एक प्लेस होल्डर होता क्या है? एक प्लेस होल्डर होता है किसी और चीज के, जो एक प्लेस होल्ड करके रख रहा है। पास कीवर्ड एक प्लेस होल्डर फंक्शन है पाइथन में। तो अगर मैंने पास लिखा, तो बेसिकली मैं इसको ये कह रहा हूँ पाइथन को कि भाई जगह बचा के रख ले, बाद में अगर मेरे को कोई कोड लिखना हुआ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पास हटा के। तो अब मैं इसको एक्सिक्यूट किया, ये को एक्सिक्यूट होना चाहिए। सो एंटर योर एज, 18, 19, एंटर। कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लगा के रखा था पास। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे लगा देता हूँ प्रिंट। तो अब मैंने प्लेस होल्डर जो कीवर्ड था उसको हटा दिया है, तो अब मैं प्रिंट ये लगा रहा हूँ यहाँ पे, यू आर एलिजिबल टू वोट। मान लीजिए ये लिख देते हैं वोटिंग चेक करने वाला, एंटर योर एज, 21, यू आर एलिजिबल टू वोट। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि मैं 9 साल का हूँ, देन कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पास कीवर्ड लगा के रखा है, वो जैसे ही वहां पे जा रहे हो वो बोल रहा है कि कुछ मत करो, आगे बढ़ जाओ। ये बस एक प्लेस होल्डर है, यहाँ पे कुछ एक्सिक्यूट नहीं होगा। सो आप लोगों को पास कीवर्ड समझ में आया? मूविंग ऑन। अब हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है? अगर एक कंडीशन किसी दूसरे कंडीशन पे रिलाई कर रही हो, अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बंदा 18 से ऊपर का है या 18 साल का है, तो वो इंडियन भी होना चाहिए। अगर वो इंडियन नहीं है, उसकी नेशनैलिटी इंडियन नहीं है, तो वो वोट नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर से एक और इनपुट ले लूंगा। और ये इनपुट किस में लूंगा मैं? इंटीजर में तो लूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इंडियन चेक करना है, तो मैं इस इनपुट को लूंगा स्ट्रिंग में। ओके। तो अब मैं यहाँ पे इस बात को चेक कर सकता हूँ कि उसने इंडियन डाला है या नहीं डाला है। इसको प्रोसेस करने के भी कई तरीके होते हैं, क्योंकि कई बार अपर केस में डाल सकता है कोई, तो एग्जैक्ट मैच नहीं आता है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस आपको बाद में से पढ़ाएंगे। सो अभी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? अभी चेक करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे एक इफ लगाएंगे, बी इंडियन। अगर मैंने इंडियन लिखा है, तो ये प्रिंट करेगा दैट आई एम एलिजिबल टू वोट। ओके। अब मैं यहाँ एल से प्लेस होल्डर वैल्यू हटा देता हूँ। प्लेस होल्डर वैल्यू हटा के, पास हटा के, मैं यहाँ पे कोई अब एक्सिक्यूशन ब्लॉक डाल देता हूँ, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके। एंटर योर एज, 19, एंटर योर नेशनैलिटी। अगर मैं इंडियन लिख रहा हूँ, देन आई शुड बी एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू वोट। ओके। सो एक कंडीशनल के अंदर जब दूसरा कंडीशन हम लोग डालते हैं, फोर्थ में जो इफ ब्लॉक है, हमने उसके अंदर एक और इफ ब्लॉक डाला है फिफ्थ लाइन पे एक और, देन दैट बिकम्स अ नेस्टेड कंडीशनल, नेस्टेड इफ एल्स। ओके। हम यहाँ पे एक एल्स कंडीशन भी डाल सकते हैं कि अगर मैंने इंडियन नहीं हूं, तो क्या बोलना है? प्रिंट ओल्ड इनफ बट नॉट इंडियन। ओके। सो
लेट्स से मैंने डाला है 19 एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया अमेरिकन, ओके, ओल्ड है ना, बट नॉट इंडियन, ओके। सो अब यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि इफ के अंदर इफ एल्स डाल दिया देन दैट्स नेस्टेड कंडीशन, हमने एल्स के अंदर भी ये कर दिया। अब बेसिकली आपका लॉजिक बिल्डिंग यही होता है इफ एल्स में। इसके अब हम लोग कुछ कोड करते हैं। प्रेजेंटिंग नेस्टेड इफ एल्स से लेके किसी को भी कुछ डाउट है? अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो आप मैसेज में लिख दीजिए। इफ एल्स से लेके किसी को कोई डाउट नहीं है? नेस्टेड इफ एल्स में भी नहीं है? ओके, गुड। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है पहला? द स्मार्ट हीटर, ओके। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? यू आर प्रोग्रामिंग अ स्मार्ट होम थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट इज बेसिकली एक हीटर। और रूल इसने दिए हैं, इफ द टेम्परेचर इज बिलो 20 डिग्री सेल्सियस द हीटर टर्न्स ऑन, अदरवाइज द हीटर स्टेज ऑफ, ओके। सो ये नेस्टेड इफ एल्स का है या इफ एल्स का है? नॉर्मल इफ एल्स है ये, ओके। इसका कोड सिंपल ये हो, आपने एक इंटीजर इनपुट लिया, इंटीजर इनपुट में आपने क्या लिया? इंटीजर इनपुट में आपने ये लिया कि टेम्परेचर क्या है, इंटर द टेम्परेचर। कोड को क्लीन रखिए, रीड करने में आसानी होती है। Turns on either, otherwise it's off. Okay, let's run the code। डी, ये ऑफ रहना चाहिए इस पे। Let's try for 20, run logic, this heat is off। Let's try for 35, the heat is off। 35, the heat is off, okay। अब दूसरे कोड पे आते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना है? यू आर सिक्योरिंग अ सर्वर, we need a nested check, a check inside a check, that is a nested conditional, okay। First check if the user is an admin. If not admin, access denied immediately. If they are admin, check if the key code is 1234। if the code is wrong code error, okay। so इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको पहले चेक करना है कि जो यूजर है वो गेस्ट है या एडमिन है, ओके। और अगर वो एडमिन है तो आपको ये चेक करना है कि जो उसने की कोड एंटर किया है, आपको एक की कोड एंटर करवाना है अगर वो एडमिन है तो। और फिर आपको चेक करना है वो की कोड सही है या नहीं है। सो अब एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पर रिलाई कर रही है। पहली कंडीशन क्या थी? वो गेस्ट है या एडमिन है। अगर वो एडमिन है तो फिर वो उसको एक और कंडीशन रिलाई करेगी उस पे कि उसने पासवर्ड सही डाला है या नहीं, की कोड उसने सही डाला है या नहीं। तो इसको कैसे कोड करेंगे? चलिए, सबसे पहले हम ये इनपुट लेंगे कि जो यूजर है वो एडमिन है या फिर गेस्ट है। तो ये हम लोग
स्ट्रिंग मिलेंगे। ओके, स्ट्रिंग डेटा टाइप में इसको इवैल्यूएट करेंगे, एडमिन और गेस्ट। ओके, तो अब अगर मान लीजिए बंदे ने एंटर कर दिया कि वो एडमिन है, तो हम लोग कंडीशन डाल देंगे इफ ए इज इक्वल टू एडमिन। मैंने हम लोगों ने कई बार बता दिया है आपको, अगर सिंगल इक्वल टू साइन होता है तब आप बता रहे हो कंप्यूटर की इसकी वैल्यू ये है, अगर डबल इक्वल टू साइन है तब आप ये बता रहे हो कि ये है या नहीं, आप पूछ रहे हो। ओके, अगर ये एडमिन है तो फिर उसके बाद आपको ये पूछना है कि उसका की कोड क्या है। तो आप यहाँ बाहर डालने की जगह, बाहरी इनपुट लेने की जगह उससे यहाँ अंडर डालोगे। क्यों? क्योंकि अगर वो गेस्ट हुआ तो इट वोंट मैटर, की कोड उसके लिए जरूरी ही नहीं है। तो आप यहाँ पे एक की कोड लोगे, इनपुट सॉरी इंट इनपुट एंटर योर की कोड। अब हमने की कोड ले लिया और अब हम इवैल्यूएट करेंगे क्या कि 1 2 3 4 है या नहीं है। इफ b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ओके, प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड, एल्स प्रिंट एक्सेस डिनाइड। और अगर ये गेस्ट है तो हम एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर देंगे, वेलकम गेस्ट। ओके, तो मान लीजिए मैं एडमिन हूँ, मैंने एडमिन एंटर किया, अब ये मुझसे मांग रहा है एंटर योर की कोड। तब मैं यहाँ पे की कोड गलत एंटर करके देखता हूँ, 3 4 5 6, एक्सेस डिनाइड। अब मैं फिर से करता हूँ, आई एम एडमिन 1 2 3 4, दिस इज माई की कोड, एक्सेस ग्रांटेड, गुड इनफ। मान लीजिए मैं गेस्ट हूँ, वेलकम गेस्ट। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि मान लीजिए मैंने एडमिन और गेस्ट की जगह कुछ और चेक किया है, जैसे आई एम प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, लेट्स राइट प्राइम मिनिस्टर। ओके, वेलकम गेस्ट। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी भी हैंडल करनी पड़ती है। इसको कैसे हैंडल करेंगे? एक सिंपल सा एल्सिफ लगा के, एलिफ सॉरी एलिफ ए इज इक्वल्स टू सॉरी गेस्ट, वेलकम गेस्ट, एल्स फ्रेंड हेलो वी डोंट नो यू। So admin and your key code 1 2 3 4, access granted, guest, welcome guest, good enough. Let's say I am prime minister, hello, we don't know. So ऐसे लॉजिकल थिंकिंग करके हमें एक फ्लो स्ट्रक्चर बनाना है, एक कंडीशनल स्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें हम इवैल्यूएट करें अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा और अगर ये होगा तो क्या होगा। ओके, सॉरी। सो दिस वाज योर नेस्टेड कंडीशनल। अब फॉर लूप पढ़ने के लिए उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एक रेंज फंक्शन और दूसरा सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स। सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सीक्वेंस स्ट्रक्चर वो होते हैं जो जिनमें बेसिकली इंडेक्स होता है, जिन डेटा टाइप्स में हम इंडेक्स यूज कर सकते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है? मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, जैसे मेरा नाम शिवम है, SHIVAM। ओके, तो नॉर्मली हम इसको कैसे काउंट करेंगे? S1, H2, I3, V4, A5 एंड M6। तो आपने हर एक लेटर को 1 से 6 तक एक नंबर दे दिया। ओके, ये हम ह्यूमन का है। पर आप जब कंप्यूटर लैंग्वेजेस में बात करते हो तो कंप्यूटर्स में इंडेक्सिंग या फिर नंबरिंग जो होती है वो 1 से नहीं, वो 0 से शुरू होती है। तो मेरा जो S है नाम का, वो 1 नंबर पे नहीं, वो 0 नंबर पे आएगा कंप्यूटर के लिए। एच आएगा 1 पे, V आएगा 2 पे। तो -1 जो हम ह्यूमन लैंग्वेज में बोलेंगे उस पे -1 कर देंगे बेसिकली। तो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। ओके,
सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में अगर मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा है SHIVAM शिवम, तो अब उसमें जो उसकी नंबरिंग होगी वो होगी 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके। हम अब इसको यूज कैसे करेंगे इस चीज को? मान लीजिए मैंने लिख दिया शिवम E 0। ओके। सॉरी सॉरी। तो अब ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है S, क्यों? क्योंकि इस स्ट्रिंग का जो इंडेक्स था, सबसे पहला स्ट्रिंग, वो 0 नंबर पे है, 0। और हमने यहाँ पे इसको क्या बोला है कि जो वेरिएबल A है उसका 0 नंबर पे एलिमेंट है, जो कैरेक्टर है, उसको प्रिंट कर दो। हमने कंप्यूटर को ये बोला। आपको किसी भी सीक्वेंस का अगर एलिमेंट एक्सेस करना है, कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो आप क्या करते हो? आप उस एलिमेंट को लिखते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, उस नंबर को लिख देते हो जिस नंबर का एलिमेंट आपको एक्सेस करना है। और वो नंबर जो इंडेक्स, उसी नंबर को हम लोग इंडेक्स कहते हैं। और वो इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? 0 से लेके एलिमेंट के आखिरी तक। ओके। तो मान लीजिए अगर जैसे मेरा नाम है शिवम, इसकी लेंथ क्या है पूरे वर्ड की? 6 कैरेक्टर है इसमें। ओके। तो इसकी नंबरिंग कहाँ तक होगी? इसकी नंबरिंग होगी 5 तक। ठीक है। पर इसकी लेंथ क्या आएगी? इसकी लेंथ आएगी 6। ओके। अब हम लोग लेंथ फंक्शन यूज करके इसकी लेंथ भी पता कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्रिंट हुआ 6, 0 नंबर पे था S, तो यहाँ पे S प्रिंट हुआ। और यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ ऑफ A इज 6। लेंथ फंक्शन क्या बताता है? लेंथ फंक्शन ये बताता है कि किसी भी लिस्ट की या स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, उसमें कितने एलिमेंट हैं। और यही जो स्ट्रिंग और लिस्ट है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप्स। सीक्वेंस डेटा टाइप में आपका डिक्शनरी भी आता है, आपकी सेट भी आते हैं और टपल भी आते हैं। सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस हम लोग अभी स्टडी करेंगे, पर उससे पहले आपको स्ट्रिंग के बारे में पढ़ाएंगे और फॉर लूप से थोड़ा सा फैमिलराइज करवाएंगे। ओके। तो मान लीजिए अब ये है मेरा नाम। सॉरी। ये मेरा नाम है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाम का हर एक जो लेटर है उसको अलग अलग प्रिंट करूँ। इसका एक तरीका क्या होगा कि मैं लिखूं पहले 0। ओके। प्रिंट A इज इक्वल्स 0। ए का मैं फर्स्ट वाला करूं, एंड लाइक दिस मैं 4 तक करूं। ओके। तो क्या ये फिजिबल है? ये फिजिबल नहीं है। अगर मान लीजिए किसी वर्ड में ये SHIVAM आ गया। ओके। अब इसमें कल हम लोगों ने एक कीवर्ड पढ़ा था सेप करके। मान लीजिए अब मैंने सेप में लगा दिया कि मेरे हर एक लेटर के बीच में आएगा हेलो वर्ड, जस्ट फॉर फन। ओके। S हेलो, H हेलो, बिना मतलब की चीज थी, पर ठीक है। SHIVAM। तो हमने इन सबको अलग अलग तरीके से एक्सेस किया। ओके। पर क्या ये जो सॉल्यूशन है ये फिजिबल है? नहीं। मान लीजिए आपके पास 10 या उससे ज्यादा के आ गए, तो आप बैठ के हर एक इंडेक्स को लिखोगे नहीं कि इस वेरिएबल का ये इंडेक्स यहाँ पे एक्सेस करके लिखो, फिर इसको एक्सेस करके लिखो। ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये सीक्वेंसेस होते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया। लिस्ट कैसे दिखती है? लिस्ट ऐसी दिखती है 1 2 3 4 5। मैंने जो अभी लिखी है यहाँ पे, दिस इज अ लिस्ट। ओके। तो इनको एक्सेस करने के लिए, इनके एलिमेंट्स पे इटरेट करने के लिए हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। अब इटरेशन क्या होता है? इटरेट क्या होता है? मान लीजिए एक लाइन में 10 बंदे खड़े हैं। ठीक है। अब एक लाइन में 10 बंदे खड़े हैं, एक टीचर आता है, वो आपको बोलता है कि इन 10 के बंदों के पास जाओ और इनसे पूछो कि इनका नाम क्या है, हाइट क्या है। आप जाते हो, पहले बंदे को पकड़ते हो, उससे पूछते हो, फिर दूसरे बंदे को पकड़ते हो, फिर उससे पूछते हो, फिर तीसरे, और फिर ऐसे ऐसे करते जाते हो, तो 10वें बंदे तक ना पहुंच जाओ। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक सीक्वेंस ऑफ पीपल, एक सीक्वेंस ऑफ ह्यूमंस के पास जा रहे हो जो लाइन में खड़े हुए हैं। आप पहले बंदे से बात कर रहे हो, फिर आप दूसरे बंदे के पास जा रहे हो, फिर आप उसके बाद और उसके बाद बढ़ते जा रहे हो बंदों पे। तो इसको इटरेशन कहते हैं। जब आप सीक्वेंस में एक कैरेक्टर या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हो, तो आप इटरेट कर रहे हो फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। इसको इटरेशन कहते हैं।
कि सीक्वेंस में आगे बढ़ना इज इटरेशन। ओके। और पाइथन में इटरेट करने के लिए हम लोग दो फंक्शंस यूज करते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अब इनको लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि आप बेसिकली एक फाइनाइट या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स पे एक कोड ब्लॉक को बार बार लूप कर रहे हो या फिर उसको एक्सिक्यूट कर रहे हो। ठीक है। आपने मान लीजिए 10 बार आपको 10 बंदों के पास जाना था और उनसे बस दो ही सवाल पूछने थे। तो आपका कोड ब्लॉक क्या था, आपका असाइनमेंट क्या था वहां पे कि दो सवाल पूछने हैं। तो आप उस लूप को, उस कोड ब्लॉक को 10 बार आपने लूप किया है। लूप क्यों किया है आप? क्योंकि 10 बंदों के पास गए हो और आपने 10 बंदों से सेम सवाल पूछे हैं। तो आपने 10 बार सेम सवाल पूछा, 10 बार सेम काम किया। दैट्स कॉल्ड लूपिंग। ओके। तो आप 10 बंदों पे इटरेट किए, इटरेट करके आपने कोड ब्लॉक्स को एक्सिक्यूट किया। अब इसको हम पाइथन में कैसे करते हैं? पाइथन में हम पहले फॉर लूप पढ़ेंगे। तो फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप सीक्वेंस में इटरेट करने के लिए यूज होता है। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है फॉर आई इन। इसके बाद एक रेंज फंक्शन आता है और एक आता है, आप वेरिएबल का नाम डाल सकते हैं जिसमें आपको इटरेट करना है। ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिंग थी उसको ए है। ओके। प्रिंट आई। सो इसने कोड्स प्रिंट, जो ये स्ट्रिंग थी इसको पूरा प्रिंट कर दिया। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये ऐसे नीचे नीचे ना आए, ये एक ही साथ आगे की तरफ आए। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग लगा देंगे एंड। एंड पे क्या लगाएंगे? ये हाइफन। ओके। सो कोड्स प्रिंट ये लिखा हुआ आगे। ओके। तो अब इस सिंटैक्स को समझते हैं। सिंटैक्स को पहले आएगा फॉर। ओके। क्योंकि फॉर लूप है तो हम पहले लिखेंगे फॉर कीवर्ड। फिर आएगा जो वेरिएबल जिसमें स्टोर हो रही है इटरेशन की वैल्यू। ठीक है। आप 10 बंदों के पास गए, पहले बंदे के पास गए, उसका आंसर आप कहीं पे तो स्टोर करेंगे, कहीं पे तो लिखेंगे ना। सो आप इस ए में गए। ए के आप पहले सी पे गए। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहला एलिमेंट है, वो 0 नंबर वाला एलिमेंट है। ठीक है। उसको उठाया आपने और उसको आपने आई में डाल दिया। एक बार आई में डल गया तो फिर हमने कोड रो एग्जीक्यूट किया कि अब उस आई की वैल्यू के साथ क्या करना है। अब ये खत्म हो गया। अब कुछ नहीं था। तो अब दूसरे इटरेशन पे, दूसरे इटरेशन में क्या हुआ? आप सेम जो आपने वेरिएबल यहाँ ए डाला है आप उस पे गए और उसमें फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ा। दूसरा एलिमेंट क्या था? ओ। और उसको आपने आई में स्टोर कर लिया। अब उस आई को यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूशन हो गया। अब यहाँ पे फिर से कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, कुछ बचा नहीं तो वो तीसरे इटरेशन पे गया। और ये सेम प्रोसेस रिपीट होती गई जब तक कि ये पूरा खत्म नहीं हो गया। ओके। सो दिस इज योर फॉर लूप। अब मान लीजिए कि आपको इसमें ये देखना है, इसमें इफ एल्स लगा के देखते हैं एक बार। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एक स्ट्रिंग में जाओ और अगर वहां पे कहीं भी नंबर लिखा हो तो वहां पे एक एरर मैसेज डाल दो, एक प्रिंट करके लिख दो कि दिस इज अ नंबर। ओके। तो इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 जगह पे नंबर डाल दिए। तो आइडियली 3 बार हमें ये प्रिंट हुआ मिलना चाहिए कि यहाँ पे नंबर है। सो इफ आई, सॉरी, इन, हम लोग अभी फंक्शन यूज नहीं करेंगे, आपको एक सिंपल से मेथड से बता दे रहा हूँ। इन मेंबरशिप ऑपरेटर से। ओके। प्रिंट दिस इज अ नंबर। ओके। सो हमें 3 बार मिला दिस इज अ नंबर। अब ये कोड काम कैसे कर रहा है ये समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग थी कोड स्प्रिंट। ठीक है। इसके बीच में मैंने 3 नंबर डाल दिए, 2, 5 एंड 6। अब नंबर से डिपेंड नहीं करता क्या थे, पर वो नंबर थे। ओके। तो अब हम लूप पे आते हैं। तो लूप में क्या हुआ? फॉर आई इन ए। तो उसने पहले सी को पकड़ा, सी की वैल्यू उसने आई में डाल दी। और अब उसके बाद कंडीशन लगा दी कि इफ आई इन 0 इस स्ट्रिंग में। अब इन ऑपरेटर क्या करता है? इन ऑपरेटर को हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू एक स्ट्रिंग में, अगर इन लगा के आप दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हो और अगर वो स्ट्रिंग में है तो वो उसको एक ट्रू रिटर्न करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा। ओके। सी
अगर मैं बोल रहा हूँ ये ए है, इफ ए इन, हाँ, ओके, ट्रू। क्यों? क्योंकि आप देखो, जो ए स्ट्रिंग है, ए जो कैरेक्टर है, वो इस स्ट्रिंग में है, तो इसने ट्रू रिटर्न किया। अब मैं अगर सेम काम करूं और इसे ये कर दूं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि मेंबरशिप ऑपरेटर ने इसकी मेंबरशिप कंफर्म नहीं कर पाई। मेंबरशिप क्या है? मेंबरशिप ये है कि अगर मैं बेनेट में हूं तो मेरी मेंबरशिप है बेनेट की, आई एम अ मेंबर ऑफ बेनेट। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ए की मेंबरशिप इस स्ट्रिंग में चेक करो, इस स्ट्रिंग की मेंबरशिप इस स्ट्रिंग में चेक करो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चेक करो क्या ए इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। मैं इससे ये करने को बोल रहा हूँ। तो हम यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, इफ आई इन दिस स्ट्रिंग देन प्रिंट दिस। ओके, लेट मी, किसी को भी कोई डाउट था अभी तक? ओके, मूविंग ऑन। तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा है? हमने अभी तक समझा फॉर लूप का सिंटेक्स, हम कंडीशनल्स को फॉर लूप में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इन मेंबरशिप ऑपरेटर, एंड ऑल्सो कि आप नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज करते हो। तो हम अब आते हैं रेंज फंक्शन पे। ओके, रेंज फंक्शन क्या है? रेंज फंक्शन बेसिकली, अगर आपको कोई लिस्ट प्रिपेयर करनी हो, एक सीक्वेंस प्रिपेयर करनी है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ओके, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मान लीजिए आपको प्रिंट करने हैं फ्रॉम 0 to 5, तो आप रेंज डाल दोगे 6। इसको इस पे देखते हैं। ओके, मान लीजिए कि आपको चाहिए कि आपको एक लिस्ट मिले, एक सीक्वेंस मिले जिसमें 0 से 5 तक नंबर हो। तो यहाँ पे आप रेंज फंक्शन यूज कर सकते हो। रेंज फंक्शन आपको बेसिकली क्या करता है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दे देता है। अगर मैं यहाँ पे 6 डालता हूँ तो ये फंक्शन आपको देगा नंबर्स फ्रॉम 0 to 5। सो अगर इसका ये सिंटैक्स है रेंज एन, तो ये आपको देगा लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to n-1। ओके, इसमें एन एक्सक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है, दैट इज ओके। अब मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 लिख दे रहा हूँ तो ये मुझे रेंज 0 से 5 देगा। और इसको विजुलाइज करने के लिए अभी लिस्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, टाइप कास्टिंग के लिए यूज होता है ये। 0 1 2 3 4 हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल गया। ओके, और हम क्या, अगर स्ट्रिंग को एक सीक्वेंस है, ठीक है, लिस्ट भी एक सीक्वेंस है, स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस है, और रेंज फंक्शन से भी अगर हमें एक सीक्वेंस मिल रही है, तो क्या हम इस सीक्वेंस को फॉर लूप में नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो एक सीक्वेंस है तो उस पर हम इटरेट कर सकते हैं, और अगर हम इटरेट कर सकते हैं तो इटरेशन में फॉर लूप अपने आप आ जाता है। ओके, तो मान लीजिए मेरे को 5 तक करना था तो मैं वैल्यू डाल दिया 6। ओके, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, इफ आई इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो मैं बेसिकली ये चेक कर रहा हूँ, इफ आई इज अ इवन नंबर और नॉट। ओके, प्रिंट आई 0 to 4। सो मैंने 5 तक इसको नंबर की एक लिस्ट दी और मैंने इसको बोला अब इसमें से मुझे बताओ इवन नंबर्स कौन से हैं, तो इसने मुझे 0 to 4 दे दिया। अब मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि इसमें जीरो इंक्लूडेड ना हो, तो क्या करें? इसमें हम लोग फिर ये करेंगे कि हम ये लिख देंगे, बेसिकली जो रेंज फंक्शन है उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। वो 3 आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? स्टार्ट, एंड और स्टेप। स्टार्ट वो है जहां से आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है? स्टार्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है 0। ओके, और एंड, एंड इज बेसिकली आप जो भी नंबर डालो जहां पे वो एंड हो रहा है, पर वो एंड एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने 6 लिखा है तो 5 पे खत्म हो जाएगा, अगर आपने 10 लिखा है तो 9 पे खत्म हो जाएगा। सो अगर n है, जो एंड वैल्यू है, तो n-1 पे वो खत्म हो जाएगा। ओके, और मान लीजिए अगर आपको स्टेप करना है कि एक नंबर स्टेप कर करके चले, तो आप वहां पे लिख दोगे 2। बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होती है? बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1। तो कंटिन्यूस चलेगा 1 पे। अगर आपको एक एक स्किप करके चलना है तो आप उस 1 में 1 ऐड कर दो, तो वो एक एक स्किप करता जाएगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखते हैं। पहले इसको नॉर्मली प्रिंट पे लगाएंगे, प्रिंट आए। ओके,
तो यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1 से 5 तक प्रिंट करे। क्यों? 1 से स्टार्ट थी, 5 पे एंड है। 1 2 3 4 5। किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 10 तक रन करूं, पर मैं दो दो स्किप करके करूं, मतलब मेरे पास इवन या ऑड नंबर्स आए डायरेक्ट। अगर आपको इवन नंबर्स चाहिए तो आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हो। एक मेथड में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने 1 से शुरू किया, फिर आपने बोला कि एक स्किप कर दो। क्योंकि आपने डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू में एक नंबर और ऐड कर दिया, तो वो एक अब स्किप कर देगा एक और नंबर। ठीक है, तब एक पे आया वो, उसने एक नंबर स्किप किया, मतलब दो स्किप किया, वो 3 पे आ गया। अब वो 3 पे आया, उसने बोला मैं एक और नंबर स्किप करूंगा, तो उसने 4 स्किप किया और 5 पे आ गया। अब 5 के बाद उसने बोला कि वो 6 भी स्किप करेगा, और वो 7 पे आ गया। 7 पे आया, उसने बोला मैं एक नंबर इसके बाद का स्किप करूंगा, वो उसने 8 स्किप किया और 9 पे आ गया। अब 9 के बाद उसने बोला कि मैं एक इस नंबर स्किप करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। पर उसने जैसे ही 10 स्किप किया तो 11 आ गया। पर 11 तो एक्सक्लूडेड है, और 11 के बाद हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो कोड वहीं पे खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको ये जानते हैं कि हम इसको इवन में कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको जीरो में किया। ओके, सो 0 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो वो पहले गया जीरो पे। अब आपको यहाँ पे जीरो लिखने की जरूरत नहीं थी, बाय डिफॉल्ट वो जीरो की वैल्यू होती है। तो इसको आप देखो। सॉरी। हाँ, हाँ, आपको जीरो लिखना पड़ेगा। हाँ, 0 2 4 6 8 एंड 10। अगर आप स्टेप की वैल्यू डाल रहे हो, अगर आप तो आपको स्टार्ट वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, वरना फंक्शन कंफ्यूज हो जाता है कि आपने स्टार्ट वैल्यू में 11 डाल दिया और एंड वैल्यू में 2 डाल दिया। ओके, सो जीरो की वैल्यू पे वो स्टार्ट हुआ, उसने एक नंबर स्किप किया, वो 2 पे आया। एक नंबर फिर स्किप किया, 4 पे आया। एक नंबर स्किप किया, 6 पे आया। एक नंबर स्किप किया, 8 पे आया। 8 पे उसने 9 स्किप किया, फिर वो 10 पे आया। अब वो 10 पे आया, उसने बोला एक नंबर स्किप करके आगे बढ़ूंगा, पर 11 तो है, 11 एक्सक्लूडेड है, 11 के आगे बढ़ नहीं सकते, तो कोड वहीं पे खत्म हो गया। ओके, तो एक इवन ऑड निकालने का मेथड ये होता है। इवन ऑड आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि स्टेप फंक्शन हटाया आपने, और फिर इफ फंक्शन लगा के उससे इवैल्यूएट किया। अब मान लीजिए मैं, आप चाहते हो कि 4 नंबर स्किप हो जाए। 4 नंबर मतलब 3 नंबर स्किप हो जाए। उतने ही नंबर स्किप होंगे जितने आपने वन में ऐड किए हैं। ओके, तो अगर मैं 4 लिख रहा हूँ तो मतलब मैंने वन में 3 ऐड किए हैं, तो 3 नंबर स्किप होंगे। समझ गए आप? इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सो जीरो, जीरो के बाद 3 नंबर स्किप हुए, 4। ठीक है, 4 के बाद 3 नंबर स्किप हुए, 8। 8 के बाद जैसे ही 3 नंबर स्किप हुए, रेंज ही खत्म हो गई। रेंज मतलब खत्म हो गई, मतलब वो 11 से 11 पे पहुंच गया। 11 पे पहुंचा या उससे ज्यादा हुआ, मतलब अब आगे बढ़ ही नहीं सकता वो। ओके, तो अब इसको नॉर्मली 11 पे करके देखते हैं, और इसको हम लोग एक से शुरू करेंगे। अब हम लोगों ने स्टेप फंक्शन नहीं डाला है, तो हम बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट और एंड बस लगा के काम खत्म कर सकते हैं। 1 2 3 एंड 10। ओके, तो रेंज फंक्शन आपका ये करता है। अब सॉरी, अब मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे आई पे आ रहे हैं, वो ये स्क्वायर करके लिखे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, 1 4 9 16 25। ओके, सो फॉर लूप आपका बेसिकली क्या कर रहा है? फॉर लूप एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, इटरेट कर रहा है, सीक्वेंस में आगे बढ़ता जा रहा है, और एक कोड ब्लॉक को उससे रिलेट करके एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, अब कोड ब्लॉक को एक फॉर लूप आप स्ट्रिंग पे लगा सकते हो, आप लिस्ट पे लगा सकते हो, आप टपल पे लगा सकते हो, और मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ी लिस्ट की सीक्वेंस जनरेट करनी है, तो आप उसको रेंज पे लगा सकते हो। ठीक है, रेंज मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 1000 तक का है, और यस, बेसिकली दैट। तो ये 1000 तक गया है, इसने 1000 तक, 999 तक, 999 तक ये गया है, और उसने वहां तक स्क्वायर करता गया है। 999 तक क्यों गया है? क्योंकि मैंने 1000 डाला था। अब मैं 1001 डालूंगा तो ये 1000 तक जाएगा।
क्यों? क्योंकि n-1 तक जाता है ये। ओके, ये आपका फॉर लूप था। अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि मैंने एक लूप लगाया है, उसमें एक वैल्यू, एक सीक्वेंस हो, इटरेट हो रहा है, एक सीक्वेंस पे वो आगे बढ़ता जा रहा है, पर उससे ही रिलेट एक और हो, और वो उस भी सीक्वेंस पे आगे बढ़ता जाए। तो इसको कैसे करेंगे फिर? इसको हम लोग लेते हैं नेस्टेड, सॉरी, नेस्टेड फॉर लूप के अंदर। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? जब आप एक लूप के अंदर एक और लूप लगाते हैं, जैसे आपने एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लगाया था, तो नेस्टेड कंडीशनल बन गया था। ओके, तो ये नेस्टेड लूप्स जो होते हैं, ये पैटर्न प्रिंटिंग, और जब आप टू डी अरेज हमारे सिलेबस में नहीं है, पर आप इनके साथ काम करोगे तो ये तब यूज में आते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिखा, इसको अभी बस समझने के लिए लिखते हैं, मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ अभी ये काम कैसे कर रहा है। अब जो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखा हूँ फॉर आई इन रेंज, ओके, ये जो वेरिएबल है आई, ये सिर्फ इस लूप के लिए बना हुआ है। ओके, इसकी वैल्यू बाहर चेंज नहीं होगी। अगर ये बाहर कोई आई डिफाइंड है, तो वो यहाँ की वैल्यू चेंज नहीं करेगा। इस बात को समझिएगा, ठीक है? मैंने अंदर लिख दिया फॉर जे इन रेंज 3। ओके, 1 से स्टार्ट होगी 3 तक जाए, प्रिंट आई जे। ओके, तो ये क्या प्रिंट करेगा? अब इसको देखते हैं। पहला लूप जो था फॉर आई इन रेंज 11, फॉर आई इन रेंज 11, सो आई की वैल्यू पहले क्या आई? आई की वैल्यू पहले आई 0, ठीक है? तो ये 0 की वैल्यू आई लेके यहाँ पे इसने कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना शुरू किया। यहाँ पे कौन सा कोड ब्लॉक है? यहाँ पे है लूप का कोड ब्लॉक। अब लूप के कोड ब्लॉक में जे की वैल्यू क्या आ गई? जे की पहली वैल्यू आ गई 1। अब वो वैल्यू हो गई प्रिंट, प्रिंट आई जे 0 1। अब यहाँ पे तो अभी भी वैल्यू 0 है, और ये अभी पूरा एग्जीक्यूट कहाँ होगा? एक पूरा लूप जो कंप्लीट होगा, जो लूप का कोड है वो पूरा कंप्लीट होगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ की जो वैल्यू थी 0 थी, और अब यहाँ पे जे की दूसरी वैल्यू आ गई। जे की दूसरी वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 थी, जे की वैल्यू 2 हो गई, और ये प्रिंट हो गया। अब यही यहाँ पे पूरा कोड खत्म हो गया जे का। तो हम लोग दूसरे इटरेशन पे आ गए आई के। आई की दूसरी इटरेशन की वैल्यू क्या थी? आई इज इक्वल्स टू 1। अब आई की वैल्यू 1 लेके ये जे की इटरेशन पे आ गया, मतलब दूसरे वाले लूप पे आ गया। दूसरे वाले लूप पे ये पहले 1 पे आया, तो आई की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू 1 थी, अब प्रिंट हो गया 1 1। अब वहीं पे इसको अपना लूप तो कंप्लीट करना है, 2 बार चलेगा ये लूप किसी भी हाल में। तो जे इक्वल्स टू 1 था, अब यहाँ पे जे इक्वल 2 हो गया इसके दूसरे इटरेशन पे, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ 1 2। ओके, तो ये आपका होता है नेस्टेड लूप्स, या फिर नेस्टेड फॉर लूप बोल सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि फॉर लूप है। वाइल लूप जब लगाओगे तो नेस्टेड वाइल लूप कहलाएगा वो। सो आई थिंक अगर इस पे क्वेश्चन तो अभी बने नहीं है, सो मैं आपको करवा नहीं पाऊंगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप लोगों को? ओके, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है, सो आई थिंक वी विल बी एंडिंग द क्लास फॉर टुडे। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you